आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको संविधान के भाग और उनके अनुसूचियों के बारे में बता दिया था। आज हम संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तावना को शुरू करने से पहले मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ, जो मैं कल बताना भूल गई थी। दोस्तों, आपके मन में डाउट होगा कि मैंने आपको बताया है कि हमारे संविधान में 450 प्लस अनुच्छेद हैं और जो किताबों में दिया हुआ है वो 395 दिए हुए हैं। तो दोस्तों, वैसे तो मूल जो अनुच्छेद हैं और हमारे संविधान में शुरुआत में 395 अनुच्छेद ही जोड़े गए थे, लेकिन उन्हीं 395 अनुच्छेदों में जो एबी से करके जोड़ा गया है ना, मूल तो 395 ही है, लेकिन जो एबीसी करके जोड़े गए हैं वो हमारे उनको मिला के हमारे 450 से ज्यादा अनुच्छेद हो गए हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन आएगा तो दोनों में से एक ऑप्शन आएगा, और अगर दोनों आते हैं तो उसको पूछने का तरीका अलग होगा। ठीक है, तो आप घबराइए मत, मैं आपको सारा पढ़ाऊंगी, बस आप मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, आज हम प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो हमारी प्रस्तावना है उसको हमने अमेरिका के संविधान से लिया है और उसकी भाषा को हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से सम्मिलित किया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ही दो क्वेश्चन बन जाते हैं कि अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रस्तावना कहाँ से ली गई, तो हम बोलेंगे अमेरिका से, और बोलेंगे अगर भाषा कहाँ से सम्मिलित की गई है तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, दोस्तों इसके बाद आपको बताते हैं, आपके दिमाग में क्वेश्चन आना होगा कि प्रस्तावना को उद्देशिका क्यों कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको याद है तो मैंने जब संविधान का निर्माण पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था संविधान के निर्माण के लिए। उसी उद्देश्य प्रस्ताव को जब हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था तो उसके अंतिम चरणों में उद्देशिका को शामिल किया गया। उसी उद्देश्य प्रस्ताव के नाम पर इसका नाम उद्देशिका पड़ा है। ठीक है दोस्तों, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था। ठीक है, इसी उद्देश्य प्रस्ताव के नाम पर प्रस्तावना का नाम उद्देशिका पड़ा है। दोस्तों, सारी चीजें लिखनी है, क्योंकि और लिखने से ज्यादा जो मैं बोलती हूँ उसको ध्यान से सुनना है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ हम गेन कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है। क्योंकि मैं भी जब पढ़ती थी तो मुझे लगता था कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन जब मैं आज पढ़ा रही हूँ तो मुझे एक्चुअल में पता चलता है कि मैंने कहाँ कहाँ कमियां छोड़ी हैं और कहाँ किस वजह से हम सिलेक्शन से दूर रह जाते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि प्रस्तावना में क्या क्या है सम्मिलित है और उसके क्या क्या उद्देश्य है, क्या स्रोत है। ठीक है दोस्तों, हमारी जो प्रस्तावना है वो शुरू से होती है कि हम भारत के लोग और संप्रभुता, एकता, अखंडता, पंथनिरपेक्ष राज्य, और बाद में आता है 26 नवंबर 1949। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक शुरुआत में हम भारत के लोग और ये। ठीक है, तो दोस्तों, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा संविधान कौन सी तारीख को अंगीकृत किया गया था। तो अगर ये पूछा जाता है कि हमारा संविधान कौन सी तारीख को अंगीकृत किया गया था, तो बोलेंगे हम 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और कौन सी तारीख को पेश किया गया था या मतलब स्वीकार किया गया था, तो हम बोलेंगे 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी जो है डेट है वो एक बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उस दिन को हमने अपना संविधान पेश किया था, पारित किया था। क्योंकि सबसे पहले 26 जनवरी 1930 को हमारा देश पूर्ण स्वराज्य घोषित किया गया था, इसलिए हमने 26 जनवरी 1950 को अपना जो क्या कहते हैं ये संविधान है वो पारित किया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आते हैं कि इसमें हमारी प्रस्तावना में कौन कौन से स्रोत हैं और क्या क्या इसका स्वरूप है, तो देख लेते हैं ये।
दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो हमारे देश में जो जो है जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो लोकतंत्र के उससे चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से। मतलब हमारे यहाँ लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है, राज व्यवस्था नहीं है। तो ऑटोमेटिकली जो प्रस्तावना का जो आपका स्रोत होगा वो हमारे भारत की जनता होगी। हमारे देश में जनता को ही जनता और हम भारत के लोग, ठीक है। तो हमारे भारत की जनता हमारे संविधान को शक्ति प्रदान करती है। अगर ये क्वेश्चन ये अक्सर पूछा भी जाता है, और तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, घुमा के भी कई बार आ जाते हैं कि हम प्रस्तावना को शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है। तो हमारा आंसर होगा हमारी जनता, देश की जनता से, ठीक है। अब आते हैं इसका स्वरूप। स्वरूप के अंतर्गत आता है आपका संप्रभुता। दोस्तों, मैं सारे टॉपिक पढ़ाऊंगी, डिटेल में भी समझाऊंगी आपको। संप्रभुता, समाजवादी, लोकतंत्र और पंथनिरपेक्ष को धर्मनिरपेक्ष भी कहते हैं। दोस्तों, कई किताबों में धर्मनिरपेक्ष बताया गया है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्रात्मक, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ संप्रभुता से क्या तात्पर्य है। दोस्तों, कई बार बोलते हैं प्रभुत्व संपन्न, संप्रभुता, संप्रभु राष्ट्र। तो उसका तात्पर्य इससे होता है कि हमारा देश 1947 से पहले ब्रिटिश शासन के अधीन था। तो हमारे देश के सारे जितने भी अंदरूनी जो है निर्णय और बाहरी निर्णय जितने भी थे वो सब ब्रिटिश सरकार द्वारा लिए जाते थे, ठीक है। लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद हमारा देश एक संप्रभु राष्ट्र बन गया, क्योंकि हम उसके बाद ब्रिटिश शासन हमारे देश में खत्म हो गया था। और अब हम संप्रभुता तात्पर्य इसी शब्द से है कि हम अपने देश के बाहरी और आंतरिक निर्णय जितने भी हैं हम स्वयं उसके लिए जिम्मेदार होंगे और हम खुद लेंगे, उसका बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा, ठीक है। दूसरा आता है आपका समाजवाद। दोस्तों, समाजवाद से तात्पर्य है कि सभी को एक जैसा समानता की नजरों से देखना और सभी को एक समान अधिकार प्रदान करना। दोस्तों, यूरोप में जो समाजवाद है वो उसमें कहा गया है कि समाजवाद व्यवस्था हमारे संघर्ष के द्वारा प्राप्त की जाएगी, लेकिन हमारे देश में समाजवाद की व्यवस्था लागू तो की गई है, लेकिन हमारे यहाँ लोकतंत्रात्मक समाजवाद की व्यवस्था की गई है। मीन्स सभी को लेके सभी के साथ मिलकर हम समाजवाद की व्यवस्था यहाँ लागू करेंगे, ठीक है। इसमें संघर्ष की बात नहीं कही गई है। तीसरा आपका आता है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे यहाँ जो व्यवस्था है वो लोकतंत्रात्मक है। इसका तात्पर्य जो है कि जो हमारे संवैधानिक प्रमुख हैं, संवैधानिक प्रमुख देखा जाए तो राष्ट्रपति, उसके बाद वास्तविक देखा जाए तो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। तो वो हमारे देश की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे, ठीक है। इसमें किसी और का बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा, हमारे देश की जनता का ये निर्णय होगा, ठीक है। तीसरा में आते हैं पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष। इसके अंतर्गत कहा गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि हमारा राष्ट्र जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और इसी के लिए हम पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। हमारे देश का कोई भी एक पर्टिकुलर धर्म नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश में अनेकता में भी एकता दिखती है और हमारे देश में बहुत सारे धर्म के लोग निवास करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि पंथनिरपेक्ष से तात्पर्य है कि हमारे राष्ट्र का कोई भी एक धर्म नहीं होगा। हम मतलब कोई भी राज्य अपने राज्य के लिए धर्म को घोषित नहीं कर सकता है कि हमारा पर्टिकुलर ये धर्म है, ठीक है। तो इसका मतलब यही है पंथनिरपेक्ष। गणतंत्रात्मक और लोकतांत्रिक लगभग एक समान है, लेकिन दोस्तों कई लोग नहीं जानते हैं कि गणतंत्रात्मक और लोकतंत्रात्मक में बहुत अंतर है। दोस्तों, क्या होता है कि जो लोकतंत्रात्मक होता है उसमें जो प्रतिनिधि चुना जाता है वो लोकतंत्र के माध्यम से चुना जाता है, प्रत्यक्ष रूप से। और गणतंत्रात्मक व्यवस्था से तात्पर्य है कि जैसे पहले राजतंत्र चलता था उसको हम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहते हैं। मीन्स अगर राजा है तो राजा का बेटा ही अगली बार प्रतिनिधि चुना जाएगा,
प्रमुख और वही हमारे देश पर शासन करेगा, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है। राजा के बेटा राजा नहीं बनेगा। इस गणतंत्रात्मक व्यवस्था से यही तात्पर्य है, ठीक है। तो लोकतंत्र और गणतंत्र में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमारे गणतंत्रात्मक से तात्पर्य है कि हमारा जो प्रतिनिधि चुना जाएगा वो हमारी जनता के द्वारा चुना जाएगा, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से चुना जाए या अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम आते हैं हमारे उद्देश्यों पे। उद्देश्यों में आप ले लेते हैं अपना न्याय स्वतंत्रता, इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। दूसरा है समता, तीसरा है स्वतंत्रता, ठीक है दोस्तों। मैं आप देखिए, मैं एक बार कैमरा चेक कर लूँ आपको दिख रहा है कि नहीं। चौथा है आपका स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा, पांचवा है, चौथा है आपका बंधुता, पांचवा है आपका राष्ट्र की एकता व अखंडता, दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये आप लिख लीजिए दोस्तों। यहाँ जो उद्देश्य है बेसिकली प्रस्तावना का, उसमें क्या कहा गया है कि जो हमारा न्याय होगा, सबसे पहले हम न्याय को पढ़ देखते हैं। न्याय के अंतर्गत कहा गया है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक जो न्याय है उससे तात्पर्य हमारी समाजवाद से ही है। आर्थिक न्याय से तात्पर्य ये है कि सभी को जो हमारे आर्थिक व्यवस्था है, सभी को समान आर्थिक व्यवस्था के समीप लाया जाएगा और मिलजुल कर हम सभी को समान नजरिए से देखेंगे, ठीक है। तीसरा है आपका राजनीतिक, मीन्स इसके अंतर्गत है कि राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक न्याय के अंतर्गत हम सभी को सम्मिलित करेंगे, सभी को लेकर चलेंगे, ठीक है, एकता की भावना से। समता से तात्पर्य है कि सभी को एक नजरिए से देखा जाएगा, सभी को समान अधिकार दिए जाएंगे, ठीक है। स्वतंत्रता से तात्पर्य है, यहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि अगर हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति अपना विकास की ओर बढ़ेगा तो हमारे देश का विकास होगा, इसलिए उसको स्वतंत्रता है कि वह अपने निर्णय के अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार अपना विकास कर सकती है। तीसरा है आपका व्यक्ति की गरिमा। हमारे प्रस्तावना के अंदर एक उद्देश्य ये भी रखा गया है कि हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है। बंधुता से तात्पर्य है कि सभी को मिलजुल कर काम हो, बंधुत्व की भावना का विकास करना होगा। और पांचवा है राष्ट्र की एकता व अखंडता। इससे तात्पर्य है यही है कि हमारे देश में अनेक धर्म के लोग निवास करते हैं और हमारे देश में कई विभिन्नताएं देखी जाती हैं, चाहे वो भाषा के आधार पर हो, चाहे स्वरूप के आधार पर हो, चाहे धर्म के आधार पर हो, लेकिन फिर भी हमारे देश में एकता में अखंडता देखने को मिलती है और इसी वजह से हम अपनी पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये तो था आपकी प्रस्तावना के स्रोत, स्वरूप और उद्देश्य, ठीक है। अब हम आते हैं कि कुछ जो हमारे मतलब लेखक थे, उन्होंने एक विचार प्रस्तुत किए कि किसी ने कुछ कहा प्रस्ताव, तो सबसे प्रमुख है N.A. पालकीवाला, ठीक है, पालकीवाला। इन्होंने हमारी ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इसलिए आप इसको लिख लें तो अच्छा है, याद रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जब पेपर बहुत टफ आता है तो उसमें ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फलाना स्टेटमेंट किस व्यक्ति ने दिया था। तो इन्होंने कहा था, इन्होंने हमारी प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा था, ठीक है दोस्तों। ये थे N.A. पालकीवाला, ठीक है, ठीक है। अब हम आते हैं कि समय समय पर कुछ वाद हमारी प्रस्तावना के ऊपर लाए गए थे।
कुछ वादों को न्यायालय में चुनौती दी गई थी, तो उनको और देख लेते हैं हम। दोस्तों सबसे पहले बेरुवाड़ी बनाम बेरुवाड़ी वाद जो था वो 1960 में लाया गया था। वाद 1960 और केशवानंद बनाम केरल राज्यवाद। ठीक है, ये आपका लाया गया था 1973 में। ठीक है दोस्तों, तो बेरुवाड़ी बनाम वाद जो है जो 1960 में लाया गया था, इसके अंतर्गत न्यायालय में चुनौती दी गई थी कि क्या प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है, क्या इसमें संशोधन किए जा सकते हैं। तो न्यायालय ने निर्णय दिया था कि जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान का भाग नहीं है और इसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता है। उसके बाद 1973 में केशवानंद भारती जो थे उन्होंने वाद प्रस्तुत किया था 1973 में। तो न्यायालय ने निर्णय दिया था कि अपने पुराने निर्णय को बदलते हुए नया निर्णय दिया था कि जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किए जा सकते हैं, लेकिन इसका जो मूल ढांचा है जो मैंने अभी बताया था आपको, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसी वाद के बाद सन 1974 में 42वां संशोधन आया था। 42वां संशोधन 1976 में, सॉरी 74 नहीं 1976 में आया था, जिसके अंतर्गत संविधान संशोधन 1976। ठीक है, इसके अंतर्गत दोस्तों क्या किया गया था, ठीक है दोस्तों मैं बता रही थी आपको 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसके अंतर्गत हमारे संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। नंबर 1 है संप्रभुता, एकता, संप्रभुता, पंथ निरपेक्ष, या धर्मनिरपेक्ष, एक ही बात है, और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे, या फिर ये करके पूछ लेते हैं कि संप्रभुता, इनमें से कोई एक शब्द दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा और कौन से सन में जोड़े गए थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आते हैं कि हमारे जो लेखक हैं, कई उन्होंने हमारी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। तो कुछ लोगों को ये डाउट रहता है कि अगर प्रस्तावना संविधान की आत्मा है तो हमारा जो आर्टिकल 32 है वो किसकी आत्मा है, उसको भी आत्मा कहा गया है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो हमारी संविधान की आत्मा है, जो हमारी संविधान की जो, अगर पूछा जाता है कि प्रस्तावना की आत्मा किसे कहा जाता है, सॉरी संविधान की आत्मा को किसे कहा जाता है, संविधान की आत्मा है संविधान की आत्मा प्रस्तावना को ही कहा जाता है। ठीक है, और जो आपकी आर्टिकल 32 है,
जो आर्टिकल 32 है वो बेसिकली भीमराव अंबेडकर ने उसे आत्मा कहा था, संविधान की आत्मा कहा था। तो क्वेश्चन अगर आता है कि भीमराव अंबेडकर के द्वारा किस कौन से आर्टिकल को या किसे संविधान की आत्मा कहा गया है, तो हम बोलेंगे कि आर्टिकल 32। ठीक है। ठीक है। और अगर ऐसे ही पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो बोलेंगे प्रस्तावना को। ठीक है दोस्तों, ये तो थी हमारी प्रस्तावना। कल हम मूल अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों मैंने आपको बताया था संशोधन जो हमारी पहली नोट में थे वो आपको पढ़ाया नहीं है। वो मैंने सोचा है कि जब मैं आपको भाग 20 पढ़ाऊंगी तो मैं आपको तभी वहाँ सारे संशोधन इकट्ठे करा दूंगी, क्योंकि और बाकी के मैं जो एक दो हैं इंपॉर्टेंट वो तो पढ़ाते मैं साथ ही साथ कराती जाऊँगी, और बाकी वहाँ भी रिपीट करा दूंगी। इसलिए मैंने यहाँ आपको वो टॉपिक नहीं पढ़ाया है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।